Hello everyone, myself Nishant Kumar Karn and I am a second year undergrad student from National Institute of Technology, Agartala. This is the 11th lecture of the topic that we are dealing with, that is electrostatics. So let's get started. तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये हमारा 11वां लेक्चर होने वाला है। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर्स। अब वो कैसे निकालेंगे? गॉस लॉ का इस्तेमाल करके। पिछले लेक्चर में हमने गॉस लॉ का इस्तेमाल करके लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कैलकुलेट किया था। और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर्स। ठीक है। For solid conducting, hollow non-conducting, the charges will be considered only on the outer surface of the cylinder। यानी कि अगर आपको सिलेंड्रिकल शेल दिया गया है, ये जो दो अजम्पशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आपको हॉलो सिलेंड्रिकल शेल दिया गया है, ठीक है, तो चार्जेस आप कहाँ कंसिडर करेंगे? सिर्फ आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे। और अगर सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर दिया हुआ है तो भी जो चार्जेस हैं, जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो सारा का सारा सरफेस के ऊपर हम लोग कंसिडर करेंगे। और अगर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर दिया हुआ है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तो थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहने वाले हैं। तो इन दो अजम्पशंस का यूज़ करके हम लोग जो सॉलिड कंडक्टिंग हो गया या हॉलो कंडक्टिंग हो गया या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो गया, इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो निकालेंगे। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए सिलेंडर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे निकालेंगे, बाहर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले चलते हैं डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग। तो इन तीनों के लिए जो डेरिवेशन है वो एक ही होने वाला है। ठीक है, वो ये एक डेरिवेशन, एक फॉर्मूला इन तीनों तरह के सिलेंडर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो देखते हैं कि अगर सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है तो उसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा। सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमें जो गिवन सरफेस है उसके अराउंड एक हमें गॉसियन सरफेस बनाना ज़रूरी है। जो भी गिवन ऑब्जेक्ट या गिवन शेप दिया हुआ है उसके अराउंड हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एल लेंथ का एक सिलेंडर लिया, ठीक है, और जिसका एक्सेस जो है वो हमारे गिवन सिलेंडर के एक्सेस के बराबर है। ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है और हमारे जो गिवन सिलेंडर है उसका रेडियस कैपिटल आर है। ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर हो गया और ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। नाउ फॉर द गॉसियन सरफेस देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से जो गॉसियन सरफेस था वो सिलेंडर था और उस सिलेंडर के थ्रू जो भी फ्लक्स था वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस के थ्रू जा रहा था। जो हमारा अपर और बॉटम सरफेस है, इन दोनों सरफेसेस में जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल था वो 90 डिग्री था, जिसकी वजह से फ्लक्स जो है वो जीरो हो जा रहा था और टोटल फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस के टोटल फ्लक्स के इंटीग्रेशन के बराबर था। तो यहां पर भी वही काम होगा। फाई टोटल विल बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ऑफ द कर्व्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डी ए इंटू डी ए ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ऑफ कर्व्ड सरफेस। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का वो कितना हो जाएगा, 2 πr इंटू एल। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स हो गया। टोटल फ्लक्स को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड जो होगा दैट विल बी सिग्मा टाइम्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सिलेंडर। सिग्मा हमारा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरिया चार्ज डेंसिटी है बेसिकली ये। ठीक है, उसके साथ अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो इतना सा एरिया है यहाँ से लेके ये जो पूरा एरिया है जो कि हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, उस एरिया के साथ अगर हम लोग सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी सिलेंडर के चार्ज पर यूनिट एरिया को
अगर हम लोग उस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, तो हमें इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, इस गिवन सिलेंडर के चार्ज पर यूनिट एरिया को अगर हम लोग उतने एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दे जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, तो क्या हमें चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल जो है वो हमारा सिलेंडर का, इस बड़े वाले लंबे वाले सिलेंडर का वो एरिया होगा जो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। तो 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, उसको अगर हम लोग सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज इनसाइड आ गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा। इसी फ्लक्स को हम लोग E इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल के साथ अगर हम लोग इक्वेट कर देंगे तो हमें सॉल्व करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये हमारा सॉलिड कंडक्टिंग हो गया, हॉलो कंडक्टिंग हो गया या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो गया। उसके लिए आउटसाइड द सिलेंडर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका कुछ ऐसा इक्वेशन बनने वाला है, सिग्मा इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल आर हमारा क्या है, उस पॉइंट एक्सिस ऑफ द गिवन सिलेंडर से हमारे गिवन पॉइंट का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पॉइंट हो गया, तो इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका यही फॉर्मूला होने वाला है, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आउटसाइड द सिलेंडर के लिए ये इक्वेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इनसाइड द सिलेंडर कैसे निकालेंगे? इनसाइड द सिलेंडर के लिए अगर हम लोग देखें तो इस सिलेंडर के, ये जो हमारा गिवन सिलेंडर है, मान लेते हैं कि ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, या चलो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है। तो अगर हम लोग इस सिलेंडर के अंदर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सारा का सारा चार्ज जो है वो तो सरफेस के ऊपर है ना, इस वाले सिलेंडर के सरफेस के ऊपर है। सिलेंडर के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, और अगर सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो जो फ्लक्स होने वाला है वो जीरो होगा। अगर फ्लक्स जीरो होगा यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होने वाला है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का कर्व देखेंगे तो जीरो से लेके कैपिटल आर तक ये हमारे सिलेंडर के अंदर वाला एरिया है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने वाला है। और आउटसाइड द सिलेंडर अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r के प्रोपोर्शनल है। अगर 1/r के प्रोपोर्शनल है तो ये कुछ हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का एक कर्व बनने वाला है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का कर्व हो जाता है सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर्स के लिए। अब चलते हैं कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर्स को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर सबसे पहले तो दिखेगा कुछ इस प्रकार का। पूरे वॉल्यूम में हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर हो गया और ये कैपिटल आर इसका रेडियस हो गया। तो दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड करेंगे इस सिलेंडर के स्टडी को। सबसे पहले तो इनसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जा सकता है और आउटसाइड द सिलेंडर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है उसको हम लोग देखेंगे। इनसाइड के लिए सबसे पहले देख लेते हैं वही सेम काम, गॉसियन सरफेस बनाओ, आर स्मॉल आर डिस्टेंस, स्मॉल आर रेडियस का, कैपिटल एल लेंथ का हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, कैपिटल आर हमारा इस बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस हो गया। नाउ द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस विल बी द सेम एज इन द प्रीवियस केस। प्रीवियस केस में जैसे था वही कर्व्ड सरफेस के थ्रू ही हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी E इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। और फ्लक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो Q इनसाइड होगा दैट विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, Q इनसाइड कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, है ना? तभी तो हम लोग Q इनसाइड निकाल पाएंगे। अब रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा हो गया
इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमारा E इंटू टू पाई स्मॉल r इंटू एल है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाता है रो r अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अंदर, सिलेंडर के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, स्मॉल r के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इस गॉसियन सरफेस का रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा चार्जेस इस गॉसियन सरफेस के अंदर आते जाएंगे, जिस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने चार्जेस को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हौच पौच करके नहीं दिखाया है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता। ठीक है, असल में इस पूरे सिलेंडर के अंदर ही चार्जेस भरे हुए हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार का। ठीक है, असल में हमारा जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, पूरे वॉल्यूम में हमारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए डेरिवेशन दिखा रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम काम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो इनसाइड द सिलेंडर हो गया। अब आउटसाइड द सिलेंडर की कहानी कैसी रहेगी? कुछ वैसी ही जैसी सॉलिड कंडक्टिंग के केस में थी। कैसे? फॉर आउटसाइड द सिलेंडर फाई टोटल विल बी अगेन इक्वल टू E इंटू टू पाई स्मॉल r इंटू एल क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू इनसाइड जो होगा उसमें हम लोग रो यानी कि इस बड़े वाले सिलेंडर के चार्ज डेंसिटी के साथ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ इसी सिलेंडर का उतना वॉल्यूम जितना हमारे इस गिवन गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, इसी सिलेंडर का, इस नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का वो वॉल्यूम जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, उस वॉल्यूम के साथ हम लोग रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो आ जाएगा। उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक फ्लक्स हो गया, राइट हैंड साइड में हमारा E इंटू टू पाई आर एल है, उसके साथ इक्वेट कर देंगे तो E का वैल्यू आएगा रो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर हम लोग देखें तो इस वाले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के बाहर अगर देखें तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r के प्रोपोर्शनल हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि चार्ज जो है वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कांस्टेंट रहेगा अब, और गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज बढ़ नहीं रहा है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर इसके लिए कर्व देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसा हमारा कर्व होने वाला है। ठीक है, शुरू में 0 से लेके r तक अगर हम लोग जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, लीनियरली इंक्रीज होगा, और जो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। यहाँ पे 45 डिग्री हो ज़रूरी नहीं है, स्लोप 45 डिग्री बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्लोप हमारा क्या होगा? स्लोप हमारा होगा रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो 45 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, ये एक पर्टिकुलर केस का के बारे में बताया गया है जब स्लोप 45 डिग्री होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि स्लोप 45 डिग्री ही हो। ठीक है, बेसिकली कर्व का शेप कुछ ऐसा ही होने वाला है। 0 से r तक लीनियरली इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद कैपिटल R के बाद से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा बनने लगेगा। अब चलते हैं एक क्वेश्चन में जो कि आया है JEE एडवांस्ड 2012। ठीक है, हमारे फेवरेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बता रहा है? एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल R हैज़ अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। अब अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया गया है, यानी कि ये हमारा एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है जिसका रेडियस हमें कैपिटल R दिया हुआ है, उसके अंदर हमें एक स्फेरिकल कैविटी दी हुई है, स्फेरिकल होल दिया हुआ है। मतलब आप इमेजिन करो कि एक पूरा सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर, उसके अंदर से हम लोगों ने एक स्फीयर काट के निकाल लिया है। ठीक है, उसके अंदर से हम लोगों ने स्फीयर काट के निकाल लिया है। उस स्फीयर का जो सेंटर है वो कहाँ लाई करता है? इस सिलेंडर के एक्सिस का जो सेंटर है उसके साथ हमारा इस स्फीयर का सेंटर कोइंसाइड करता है। मतलब एकदम बीचों बीच हमारी स्फेरिकल कैविटी है। स्फेरिकल कैविटी का जो रेडियस है वो कैपिटल R/2 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? इस P पॉइंट पे, जो कि सेंटर से 2r डिस्टेंस पे लाई करती है,
इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा है, तो हमें K की वैल्यू निकालनी है। मतलब बेसिकली हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी है। कैसे निकालेंगे? स्टेप 1, कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट सिलेंडर। हम मान लेते हैं कि कोई स्फेरिकल कैविटी है ही नहीं। पहला काम, सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, पूरे सिलेंडर के वजह से उस पॉइंट पे, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालेंगे। अब क्योंकि हमें एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर दिया हुआ है, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए जो आउटसाइड द सिलेंडर का एक्सप्रेशन बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट, 2 स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल r के जगह पे हम लोग बस 2r को पुट कर देंगे तो ये हमारा E1 आ जाएगा। यानी कि पूरे सिलेंडर की वजह से, पूरे सिलेंडर की वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, वो हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्फेरिकल कैविटी है, इस स्फेरिकल कैविटी की वजह से इस पॉइंट 2r पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल कैविटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे निकालेंगे? जो हमारा स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसके लिए आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बनेगा वो KQ/r² बनता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे r/2 का स्क्वायर नहीं होगा, 2r का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। जो स्फेरिकल कैविटी की वजह से, स्फीयर की वजह से आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बनता है वो KQ/r का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर बनता है। सेंटर से हमारे गिवन पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 2r का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी 4/r² नहीं, बल्कि इस पूरी चीज से हम लोग 4r² को डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, इस पूरी सी चीज को हम लोग 4r² से डिवाइड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बस आपको करना ये है, यहाँ पे r/2 के जगह पे 2r पुट कर देना है। ठीक है, तो जो E2 का वैल्यू है, E2 का वैल्यू यही आने वाला है। यहाँ पर बस थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। जो E2 का वैल्यू है वो यही आने वाला है, ρr/96 एप्सिलॉन नॉट। बस आपको कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखना है कि जो स्फीयर की वजह से r डिस्टेंस दूर, सेंटर से r डिस्टेंस दूर, आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बनता है दैट इज KQ/r का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, और स्मॉल r के जगह पे यहाँ पे आपको 2r पुट करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका इक्वेशन आने वाला है that is E2 equal to rho into capital R into upon 96 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दीजिएगा, Q के जगह पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, स्फेरिकल कैविटी के स्फीयर के साथ आप लोग रो को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे 4r² रहेगा डिवीजन में। तो जो E2 का वैल्यू है वो ρr/96 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, अब आपको अगर इस गिवन शेप की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिंपली बस इतना करना होगा, ये जो हमारा सिलेंडर है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा इस स्फेरिकल कैविटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, बेसिकली आप लोग यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड सिलेंडर है, उसके अंदर आपने r/2 रेडियस का, एकदम बीचों बीच आपने r/2 रेडियस का एक नेगेटिवली चार्ज्ड सिलेंडर लाके रख दिया है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो E1 माइनस E2 करने पे 23 ρr/96 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आएगा। ये E नेट है। अब इसको आप बस इक्वेट कर देंगे इस चीज के साथ, 23 ρr/16 K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर आप K की वैल्यू 6 डाल देते हैं तो हमारा 96 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यानी कि K की वैल्यू क्या है, 6 है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बस आपको इतना करना था, पूरे सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, काम खत्म। जेईई एडवांस 2012 का बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। तो हमारे अगले लेक्चर के जो टॉपिक्स होने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर्स
और जेईई के कुछ पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यही तक। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। जो भी थोड़ी बहुत गलतियां मुझसे हुई हैं इस वीडियो में, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं। तो आज का लेक्चर यही तक। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।